आज मैं आपके सामने में प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और जिसका शीर्षक है इंडो रोमन ट्रेड, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो वाणिज्य व्यवसाय हुआ, जिसका पीरियड है 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक। हालांकि जो इसका जो सबसे जो प्राइम टाइम है वो है 1st सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक। तो दोस्तों, ये इंडो रोमन ट्रेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है भारत के इतिहास में, और इसने भारत के इकोनॉमिक स्थिति को, जिसको आर्थिक स्थिति बोलेंगे, और कल्चरल या सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया है। क्योंकि इसके बाद जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा सामंतवाद इन एंशिएंट इंडिया, माने फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, जो महत्व है, इसको जानना जरूरी है कि उसने किस प्रकार से उस समय के भारत के समाज को प्रभावित किया, और सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल के अवसान होने के बाद, और उसका अवसान हुआ 185 BC में, माने ईसा पूर्व में, जब अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। हमने मौर्यन पॉलिटी के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, और आप उसको जरूर देखिए। तो उसके बाद में मौर्य वंश के पतन के बाद हिंदुस्तान में शुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई, उसके बाद में कण्व डायनेस्टी की स्थापना हुई, और डेक्कान में सातवाहन डायनेस्टी का स्थापना हुआ। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, पश्चिमोत्तर प्रांत से बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए। हालांकि उसके पहले भी आए थे, लेकिन अभी जो उनकी तादाद थी वो बहुत ज़्यादा, माने भारी मात्रा में वो हिंदुस्तान में आए, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स हिंदुस्तान में आए। उसके बाद में स्काइथियंस, जिसको शक कहते हैं, सकाज कहते हैं, पार्थियंस जो ईरान से आए थे, और कुषाण जो यूची ट्राइब के एक शाखा था, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और जिसका सबसे बड़ा प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था, और 78 AD में उनका राज्यारोहण हुआ था, और उसी 78 AD के आधार पर भारत सरकार ने शक ईरा घोषित किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, और इसने हिंदुस्तान के आर्थिक और सामाजिक संरचना को बुरी तरह से या जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। आपको मालूम होगा कि इंडो ग्रीक्स सबसे पहले शासक थे, और जिसको कि मिनांडर कहते हैं। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और नागार्जुन और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और मिनांडर के जो चर्चा हुई है, जो डिस्कशन हुआ है, उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं। ये किताब है। तो इंडो ग्रीक्स सबसे पहले शासक थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइंस या सोने का सिक्का हिंदुस्तान में चलाया। और एक और विशेषता थी कि अब से यह स्पष्ट होने लगा कि किस राजा के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया है।
ये बात पंचमार्क कॉइन जो इसके पहले का जो फेज है उसमें पता नहीं चलता था कि किस राजा ने इस सिक्के को चलाया था, क्योंकि वो केवल पंच किया हुआ रहता था। खैर, तो जो हमारा जो बेसिक जो आज जो टॉपिक है वो है इंडो रोमन ट्रेड। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर पश्चिम इलाके में मौर्यों के पीरियड में और चंद्रगुप्त का अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उनकी युद्ध ईसा पूर्व 305 बीसी में सेल्यूकस से हुई थी, और जिसमें लिटरेरी सोर्स हमें बताते हैं कि उसमें सेल्यूकस की हार हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसके बाद में दोनों में संधि हुई थी। तो वहाँ पर सेंट्रल एशिया में सेल्यूसिड एम्पायर यानी सेल्यूकस के द्वारा स्थापित जो बेसिकली इंडो ग्रीक्स थे उनके द्वारा एम्पायर स्थापित किया गया था, जो काफ़ी दिन तक चला। और ये सेल्यूकस एम्पायर को जो सेंट्रल एशिया का जो उनका इलाका था उसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आप इतिहास के किताबों में देखेंगे तो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले जो उस ज़माने के हिसाब से जो ट्रेड होता था रोमन एम्पायर और हिंदुस्तान के बीच में, वो ओवरलैंड होता था, माने ज़मीन के ऊपर से होता था। लेकिन जब पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स और सकास और कुषाण इन लोगों का हमारे देश के उत्तर पश्चिम इलाके में कब्जा हो गया, तो उससे जो इंडो रोमन ट्रेड था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और ख़ास करके पार्थियंस के द्वारा, जो ईरान के रहने वाले थे, हालांकि हिंदुस्तान में उनका इलाका ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया। तो इसके कारण से बाद में फर्स्ट सेंचुरी बीसी से समुद्र के रास्ते से खास करके जो ऑगस्टस जो रोमन एम्परर थे उनका जो पीरियड था वो था ऑगस्टस ये रोमन एम्परर जिनका पीरियड था 27 बीसी से 14 एडी तक, माने कुल 41 साल का उनका शासन था। और इस पीरियड में इंडो रोमन ट्रेड समुद्र के रास्ते से काफ़ी तादाद में होने लगा। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई वो था मानसून की खोज। मानसून की खोज के कारण से अब नाविकों को ज़्यादा समय, पहले के अपेक्षाकृत कम समय लगने लगा। और एक किताब है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी बाय अननोन जोग्राफर, मैंने इसके लेखक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, और इरिथ्रियन सी मतलब क्या होता है? अब जो लेखक उस जमाने के जो ग्रीक या रोमन लोग थे वो हिंद महासागर को, अरब सागर को और लाल सागर को वो इरिथ्रियन सी कहते थे। तो इसीलिए पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी इस किताब के माध्यम से मानसून की उन्होंने पूरे मानसून का रूपरेखा प्रस्तुत किया, और जिसके कारण से अब रोमन साम्राज्य और हिंदुस्तान के बीच में ट्रेड करना आसान हो गया, क्योंकि पहले जितना समय लगता था उससे कम समय में नाविक एक दूसरे जगह जा सकते थे। और इस तरह से जैसा कि आप जानते हैं कि 4वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था। और आप देखेंगे कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको कहते हैं वो तो अक्षुण्ण रहा, लेकिन 476 एडी में क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो उस समय में जो हमारा जो पीरियड है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके या सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके 5 सेंचुरी एडी तक, तो इस पीरियड में नाविकों के द्वारा जो रोमन साम्राज्य से जो नाविक आते थे, जो ट्रेडर्स आते थे,
वो कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करते थे, खास करके तमिलनाडु। जो कल मैंने पढ़ाया था आपको संगम पॉलिटी, उसमें जो मैंने बताया था कावेरीपट्टनम और ये चोला साम्राज्य किंगडम का राजधानी भी था और बहुत बड़ा पोर्ट था। इसका दूसरा नाम था पुहर। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो आजकल पांडिचेरी जहां है वहीं पर उसका नाम था अरिकामेडु। तो ये सारे नाविक सबसे पहले वो तमिलनाडु जो पांड्यास, चेरास और चोलास, इन तीनों के साथ में उन्होंने, जिसको कलेक्टिवली तमिलनाडु कहते हैं, उनके साथ में वाणिज्य व्यवसाय शुरू किया। और बाद के वर्षों में उन्होंने गुजरात का जो ब्रोच है, जिसको आजकल भरूच कहते हैं, ब्रोच, और पुराने ज़माने में कच्छ भी कहा जाता था, जो नर्मदा के मुहाने पर है, और इसके अलावा सोपारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे, इससे भी उन्होंने वाणिज्य व्यवसाय करना शुरू किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो ओवरलैंड से व्यापार होता था रोमन साम्राज्य और चीन के बीच में, और जिसको सिल्क रूट कहते हैं, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए जाता था। लेकिन जब पार्थियंस का वहाँ पर उत्तर पश्चिम इलाके में दबदबा हो गया, उन्होंने कब्जा कर लिया ईरान को, तो उन्होंने ओवरलैंड ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया। तो बाद के वर्षों में जो सिल्क रूट था, वहाँ के व्यापारियों ने क्या किया, उसको डाइवर्ट किया। और वो डाइवर्ट कहाँ किया? तक्षशिला। आप जानते होंगे तक्षशिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। यूपीएससी में आपको नक्शा पर, मैप पर आपको पॉइंट्स दे दिया जाएगा और उसके बाद में बताया जाएगा कि ये जगह कहाँ पर स्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और उसके बारे में आपको 10-15 लाइन में व्याख्या प्रस्तुत करना होगा, जो पहला क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि अभी हमने तक्षशिला का नाम बोला, तो आप जानते हैं कि तक्षशिला कहाँ पर है। आज की तारीख में वो पेशावर के पास में है। और आपको मालूम होगा कि तक्षशिला एक विश्व प्रसिद्ध लर्निंग सेंटर भी था, और अशोक के पीरियड में या मौर्यों के पीरियड में वहाँ वो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके का राजधानी भी था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस पीरियड में, बिंदुसार के पीरियड में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भी वहाँ पर रिवोल्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे। और एक बार तो अशोक सम्राट बनने से पहले उन्हें बिंदुसार के द्वारा वहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। सिल्क रूट जो सेंट्रल एशिया से होकर जाता था, उसको अब व्यापारियों ने क्या किया कि उसको डाइवर्ट किया तक्षशिला की तरफ। तक्षशिला से फिर वो रूट कहाँ जाता था? लोअर सिंध, और लोअर सिंध से होता हुआ वो जाता था ब्रोच, जिसको कि अभी हमने गुजरात में जो ब्रोच है वहाँ पर। और वहाँ से फिर व्यापारी समुद्र के रास्ते से मिस्र या रेड सी होते हुए बाइजेंटाइन एम्पायर या रोमन एम्पायर के व्यापारियों से मिलते थे। एक तो ये रूट था, और दूसरा रूट था तक्षशिला से पहले मथुरा, मथुरा से फिर उज्जैन, और उज्जैन से फिर ब्रोच या भरूच। तो दो रूट था। तो तक्षशिला वाज द जंक्शन ऑफ सिल्क रूट या सिल्क ट्रेड। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स था वो क्या क्या था? एक्सपोर्ट के आर्टिकल क्या थे, इंपोर्ट के आर्टिकल क्या थे? तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो व्यापार का संतुलन है, वो हिंदुस्तान के पक्ष में रहा, और जिसके कारण से यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि वाणिज्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए विभिन्न डायनेस्टीज के द्वारा। टाउन्स बहुत सारे टाउन्स डेवलप हो गए, व्यापारी बहुत समृद्ध हो गए, और गिल्ड्स का निर्माण देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब सवाल उठता है, रोमन व्यापारी
क्या क्या इंपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आइटम था वो था स्पाइसेस, और स्पाइसेस में भी ब्लैक पीपर, ये इसका सबसे ज्यादा डिमांड था। इसके अलावा मसलिन एक प्रकार के महीन कपड़ों को बोलते हैं मसलिन, जो इसके लिए हिंदुस्तान प्रसिद्ध था, 17वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध था मसलिन, और पर्ल्स मोती, और इसके अलावा आइवोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में अभी भी बहुतायत में हाथी पाए जाते हैं, तो उनके हाथी दांत को आइवोरी कहते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स तैयार किए जाते थे हिंदुस्तान के क्राफ्ट्समैन के द्वारा, और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, खास करके दक्षिण भारत में, डीप साउथ में। तो इसको भी इंपोर्ट करते थे रोमन व्यापारी। और इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये सारे इंपॉर्टेंट आइटम रोमन व्यापारियों के द्वारा हिंदुस्तान से आयात किए जाते थे। लेकिन इन सारे आयातों में, इन सारे सामानों में, आर्टिकल्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज था वो दो चीज था। वो क्या था? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आइटम था जिसके के कारण से हिंदुस्तान का जो व्यापार है वो माने इंडो रोमन ट्रेड जो था वो हिंदुस्तान के पक्ष में, या व्यापार का संतुलन हिंदुस्तान के पक्ष में क्यों था? बिकॉज ऑफ ब्लैक पीपर, जिसके बारे में हम बताए हैं। और आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो ब्लैक पेपर का जो उत्पादन होता है, आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो ये केरल राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और इसके अलावा एक और चीज था, कटलरी। अब ये दोस्तों कटलरी क्या है? छुरी चाकू। कटलरी जैसे कि अपन खाना खाते हैं, जो पश्चिमी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जमाने तक आते आते तमिलनाडु में और डेक्कन ट्रैप के इलाकों में, जहां पर बाद में सतवाहनों का उदय हुआ मुगल वंश के पतन के बाद में, तो वहां पर आयरन इंडस्ट्री बहुत जोरदार ढंग से उन्नति किया, विकसित हुआ। अगर आयरन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता तो कटलरी उद्योग बढ़ता ही नहीं। और इसका नमूना एक बाद के वर्षों में हमने देखा है कि जैसे मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार के पास में जो लोहे का जो बहुत बड़ा पिलर है, जो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसमें चंद्र लिखा हुआ है, और इतिहासकारों का मानना है कि यह चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड का है, जिसमें कि 1600 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें रस्ट नहीं हुआ, जंग नहीं हुआ। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो आयरन इंडस्ट्री था वो किस तरह से मतलब मेटलर्जी किस तरह से विकसित हो गई थी। स्मेल्टिंग की प्रक्रिया या अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा विकसित हो गई थी। तो एक दो चीज, मतलब ब्लैक पीपर एंड कटलरी, ये दो चीज का जो है, और ये कटलरी का जो इस्तेमाल वहां के जो रिच लोग थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे, वो उसका उपयोग करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंपोर्ट्स जो है रोमन्स लगभग हमारे देश से 130 आइटम रोमन साम्राज्य के व्यापारी यहां से ले जाते थे। लेकिन हिंदुस्तान के व्यापारी रोमन साम्राज्य से मात्र 30 आइटम लेते थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो आइटम था उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा जो रोमन व्यापारी हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता था वो क्या था? वाइन। जैसा कि आपको मैंने ज्योग्राफी के क्लास में बताया था और क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड में कि भूमध्य सागर और उसके आसपास का जो इलाका है वो ग्रेप्स के लिए बना, अंगूर उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। और वहां पर इसीलिए आप देखेंगे कि इटली में या ग्रीस में या भूमध्य सागर के जो तटवर्तीय जो देश हैं वहां पर वाइन इंडस्ट्री विश्व में सबसे ज्यादा है। तो उस पीरियड में भी वाइन इंडस्ट्री वहां काम कर रहा था, और इसके कारण से हिंदुस्तान के व्यापारी वहां से वाइन
मतलब शराब, विभिन्न प्रकार के शराब आयात करते थे। दूसरा था वाइन जार, एक से एक नए तरीके का वाइन जार जो है वो भी जो है, जो आप ग्लास में वाइन पीते हैं तो उसका भी जो है वो आयात करते थे। तो विभिन्न प्रकार के जार जो है ना, शीशे का जो लीड से बना हुआ रहता था, उसका भी आयात हिंदुस्तान के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। तीसरा पॉटरी। अब पॉटरी जो विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं, खास करके भूमध्य सागर के आसपास के इलाके, इटली में और ग्रीस में पॉटरी उद्योग काफी विकसित था। तो वहां से बर्तन, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटल बर्तन, वो रोमन व्यापारी हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करते थे। और जैसे मैंने लीड कहा, शीशा, तो लीड भी बहुतायत में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था। और उसका एक जो हमारे पास सबूत है कि सातवाहन पीरियड में बहुत ज़्यादा लीड क्वाइन इशू किए गए थे, जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। तो ये जो अभी हम जो इम्पोर्टेंट आइटम है उसी के बारे में हमने खुलासा किया है। इससे आपको पता चल गया होगा कि जो हम हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बहुत सारे माल को एक्सपोर्ट करते थे, और उसके बनस्पति रोमन साम्राज्य के व्यापारी के द्वारा बहुत कम मात्रा में या बहुत कम आइटम को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसका प्रभाव ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हिंदुस्तान के पक्ष में रहा। और इसी कारण से इतिहासकार प्लिनी, इस प्लिनी का उल्लेख मैंने मौर्जन पॉलिटी में भी किया है। और प्लिनी ने ही बताया था कि मौर्यों के मिलिट्री के स्ट्रेंथ क्या थी। आप यदि मौर्जन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें प्लिनी का उल्लेख आएगा और स्ट्रैबो का उल्लेख आएगा। तो प्लिनी तो समकालीन है, लेकिन स्ट्रैबो जो है वो मौर्जन काल के करीब 300 वर्षों के बाद का लेखक है। तो प्लिनी का जो अकाउंट्स हैं वो मोर वैल्यूबल अकाउंट्स हैं, और वो प्लिनी जो है वो जबरदस्त रूप से आलोचना करता है कि इंडो रोमन ट्रेड के कारण से रोमन साम्राज्य का जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन्ड आउट हो रहा है, मतलब भारत की तरफ जा रहा है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी एडी आते आते रोमन ट्रेड को बंद कर दिया गया। आगे बताएंगे इसके बारे में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य के व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर क्वाइन, जब आप कोई सामान लेते थे वो गोल्ड और सिल्वर क्वाइन देते थे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि इस पीरियड में, माने 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी तक हिंदुस्तान में जितने गोल्ड क्वाइंस जारी किए गए, न पहले कभी किया गया न बाद में इतना किया गया। तो ये जो, और हमें गोल्ड क्वाइंस की सबसे ज़्यादा जो तादाद मिलती है खुदाई के दौरान, वो मिलता है साउथ ऑफ विंध्यास, विंध्य पर्वत के या नर्मदा के जो मुहाने हैं उससे साउथ में, माने दक्षिण में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब दोस्तों, इंडो रोमन ट्रेड का इफेक्ट क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारा पीरियड है 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd या 4th सेंचुरी एडी तक, तो उसमें हम देखते हैं कि मनी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त रूप से विकसित हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे कि कुषाण राजाओं ने बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जारी किए। इसी तरह से कुषाण के बाद जो इंडो सैसेनियंस,
माने ईरान से वो आए थे और उनका जो एरिया था आज की तारीख में सिंध और मुल्तान का एरिया कह सकते हैं, लोअर सिंध का एरिया कह सकते हैं। तो सासानियंस ने और नागाज, मौर्यों के माने सुंगों के पतन होने के बाद में नागा लोगों ने सेंट्रल इंडिया में अपनी सत्ता स्थापित किया। उसी तरह से यौधयाज ने राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित किया और मित्राज, ये सब डायनेस्टी के नाम हैं। उन्होंने कौसाम्बी और अतरांजी खेरा और इन आज कौसाम्बी को आज की तारीख में इलाहाबाद कह सकते हैं। तो इन इलाकों में इनके वंश स्थापना हुए और इन सभी ने, चाहे वो कुषाण हो, चाहे वो अपने इंडिजिनस या अपने हिंदुस्तानी राजवंश हों, सभी ने प्रचुर मात्रा में क्वाइंस माने सिक्के जारी किए। और एक डिफरेंट ये है कि पहले के जो सिक्के जो जारी होते थे उसमें ये पता नहीं चलता था, जैसे पंचमार्क क्वाइन जारी होता था उसमें पता नहीं चलता था कि किस राजा के द्वारा ये सिक्के जारी किए गए हैं। लेकिन अब से ये सिक्के में राजाओं ने अपने राज्य के इम्ब्लेम माने चिन्ह या खुद के मुख आकृति ये सब डालना शुरू कर दिया। तो इसके कारण से हमें पता है कि किस राजा ने, किस राजवंश ने कब कब सिक्के जारी किए गए और वो सिक्का कहाँ कहाँ मिला है। उससे हमें न्यूमिस्मेटिक स्टडी करने में सहायता या सहूलियत मिलती है और इतिहास को, एंशिएंट इंडिया के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में भी सहायता मिलती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस पीरियड में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आर्ट्स एंड क्राफ्ट की प्रगति हुई, जो दोस्तों पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा वृद्धि या ग्रोथ नहीं हुआ था। यदि आप जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है दिघ निकाय, ये प्री मॉर्जन बुक है, प्री मॉर्जन बुक है, बुद्धिस्ट बुक है। तो अगर इस किताब के माध्यम से अगर हमें पता लगता है कि मौर्यों से पहले या मौर्यों के पीरियड में 2 दर्जन के लगभग जो है ना ऑक्यूपेशन या पेशा था, 2 दर्जन माने 24। लेकिन महावस्तु बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट इसी पीरियड में लिखा गया है जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम क्या पाते हैं, 36 ऑक्यूपेशन, 36 ऑक्यूपेशंस माने क्राफ्ट्स। और जो अभी हमने मिलिंद पन्हो किताब का जिक्र किया था, जो मिनांडर और जो इंडो ग्रीक शासक था और जिसका नागार्जुन या नागसेन जो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनके दोनों के संवाद हुए, डिस्कशन, वो मिलिंद पन्हो में मिलता है हमें। तो इस किताब में हमें 75 ऑक्यूपेशन के बारे में मिलिंद पन्हो, इसमें हमें 75 ऑक्यूपेशन 75 ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी हमें दी गई है। मतलब वीविंग से लेके स्मेल्टिंग तक हर प्रकार के क्राफ्ट्स इस पीरियड में डेवलप हो गए थे। इसी तरह से हम देखते हैं 8 प्रकार के क्राफ्ट, केवल सोना, चांदी, लीड माने शीशा, टीन, कॉपर माने तांबा, ब्रास माने पीतल। कल मैंने ब्रॉन्ज में पीतल का शब्द का हिंदी में उपयोग किया था। एक्चुअली में ब्रॉन्ज का जो हिंदी होता है वो कांस्य से होता है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो 8 क्राफ्ट्स वेर एसोसिएटेड विद द different metals like gold, silver, lead, copper, zinc, brass, red arsenic, ये सारे जो है ना क्राफ्ट्स विभिन्न धातुओं को गलाने माना स्मल्टिंग करने, उससे बड़े बड़े अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाने, उनको सिक्के के रूप में इस्तेमाल करने, ये सारे जो क्राफ्ट्स हैं धातुओं से संबंधित, वो हमें इस पीरियड में मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि माइनिंग, जो खनिज और मेटलर्जी, धातु विज्ञान, इसमें भी हमें
विशेषज्ञता देखने को मिलती है, स्पेशलाइजेशन इन माइनिंग एंड, और इसका जो हमें सबसे ज़्यादा सबूत मिलता है वो मिलता है करीमनगर और नालगोंडा। ये दोनों जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश में। आज की तारीख में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर। और इसी तरह से क्लॉथ मेकिंग माने कपड़े बनाने का, सिल्क वीविंग जैसे रेशम का उद्योग या उनको बुनने का, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का, और मथुरा में खास करके एक महीन दर्जे का कपड़ा बनता था जिसको कि शतक बोलते थे, और वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था और इसकी डिमांड देश विदेश सब जगह होती थी। और इसी तरह से कपड़े को रंगने, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं डाइंग, ये भी उद्योग बहुत ज़बरदस्त रूप से विकसित हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में हिंदुस्तान में जितना ज़्यादा इस पीरियड में प्रगति हुआ कभी भी नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? एक कारण तो ये था कि जो इस पीरियड में जो बहुत सारे शासक जो आए वो सेंट्रल एशिया से आए, ईरान से आए, तो उसके साथ में अपने साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान में लाए। जैसे कि हम अभी अगले जब हम कुषाण के बारे में, कुषाण पीरियड के बारे में भी एक क्लास लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि हिंदुस्तानी समाज को कुषाणों ने किस प्रकार से प्रभावित किया था। और तो उसमें जैसे टर्बन का या पगड़ी का उपयोग, या घोड़े को लगाम लगाने की व्यवस्था, या लॉन्ग कोट, ये सारे चीज़ कुषाणों ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट, एक तो सेंट्रल एशिया से हमारा कांटेक्ट होने के कारण से, ईरान से कांटेक्ट होने के कारण हुआ, और दूसरा जो हम इंडो रोमन ट्रेड हुआ जिसके कारण से सातवाहन राज्य जो उस समय में विकसित हो गया था, और तमिल राज्य जिसके बारे में हम कल आपको बता चुके हैं, चोला, पांड्या और चेरास, जिसको एक कलेक्टिवली उसको तमिललैंड कहते हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी हमें प्राप्त हुआ, और दोनों तरफ से आदान प्रदान होने के कारण से हिंदुस्तान में वाणिज्य और व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रगति मिली। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रभाव हुआ वो था डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, जैसा कि आप इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शहरों का विकास हुआ है वो इसी पीरियड में हुआ। अगर उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, जिसको कि दिल्ली भी आज की तारीख में कहते हैं, मथुरा, ये सारे जो टाउन हैं, और पंजाब में जालंधर, लुधियाना, उसके आसपास का इलाका, तक्षशिला, ये सारे जो एरिया हैं वो काफ़ी विकसित हुए, टाउन के रूप में कन्वर्ट हुए। और इसी तरह से पश्चिमी भारत में गुजरात के बहुत सारे टाउन्स, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि वहाँ का जो पोर्ट, खास करके ब्रोच, सोपारा, और पश्चिमी भारत के या मालवा के उज्जैन एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टाउन्स के रूप में विकसित हुआ। इसी तरह से डेक्कान में हम देखते हैं प्रतिष्ठान, जो सातवाहन की राजधानी थी, जिसको पैथन भी बोला जाता है, धान्य काटक, और अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुनी कोंडा एक बहुत प्रसिद्ध आर्कोलॉजिकली वो साइट है। और ये सारे इम्पोर्टेंट जो शहर हैं वो विकसित हुए पूरे भारतवर्ष में। लेकिन उसके बाद में 3rd सेंचुरी एडी तक आते आते हम क्या देखते हैं कि इंडो रोमन ट्रेड धीरे धीरे कम होता गया।
और इसका प्रभाव क्या पड़ा? बाद के वर्षों में यदि आप चंद्रगुप्त सेकंड माने 415 एडी के बाद जब आप गोल्ड कॉइन्स की जो गुणवत्ता देखेंगे तो उसमें गोल्ड कंटेंट कुषाण पीरियड के गोल्ड कंटेंट से सिक्कों में कम है, माने डिवेस्ट हो गया है। वैसा क्यों हुआ है? बिकॉज जब ट्रेड एंड कॉमर्स की कमजोरी हुई तो बहुत सारे टाउन्स भी जो है वो डिक्लाइन होने लगे, पतन होने लगा। और इसके कारण से जो रिसोर्सेज था राजा के पास में, किंग्स के पास में जो रिसोर्सेज थे वो भी कम होते गए, और जिसका प्रभाव हम क्या देखते हैं? रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। धीरे धीरे हिंदुस्तान में रूरलाइजेशन होता गया, ग्रामीणीकरण होता गया। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट पीरियड टू मेडिवल पीरियड। उसको आप जरूर देखिए, उससे आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये बदलाव हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं जब इंडो रोमन ट्रेड डिक्लाइन हो गया, वहाँ रोमन साम्राज्य अपने विघटन के कगार पर था, और बाद में उससे टूट करके बाइजेंटाइन एम्पायर बना, जिसका कि बहुत दिन तक उसकी राजधानी कहाँ थी? कॉन्स्टेंटिनोपुल, कुस्तुनतुनिया, जिसको कि इस्तांबुल आज की तारीख में कहते हैं। और 1453 में जब सल्जुक टर्क्स ने उसको भी कब्जा कर लिया, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि डिस्कवरी शुरू हुआ पश्चिमी यूरोप में या पश्चिमी देशों में, और जिसके कारण से रेनेसां, रिफॉर्मेशन, और उसके बाद में डिस्कवरी शुरू हुआ। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में फिर केप ऑफ द गुड होप के रास्ते से यूरोपियन व्यापारी हिंदुस्तान आए, जिसमें सबसे पहले 1498 में कोलंबस आया था, जो स्पेन का रहने वाला था या पुर्तगाल का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरी शताब्दी आते आते, तीसरी शताब्दी एडी आते आते जो पतन हो गया, उसका इफेक्ट करीब 100-150 वर्षों के बाद हिंदुस्तान पर पड़ने लगा। और जैसा कि आप देखते हैं कि बाद के वर्षों में 415 एडी के बाद से ही हुनों का आक्रमण हिंदुस्तान पर होने लगा। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में, कुमारगुप्त का पीरियड के समय में, और वो करीब 100 वर्षों तक चला, और जिसने उत्तर पश्चिम में जो हमारा जो कनेक्टिविटी था, जो सिल्क रूट था, जो हमारा सामान डाइवर्ट होता था और फिर वो ब्रोच के रास्ते से पश्चिमी देशों में जाता था, सिल्क जो एक ट्रांजिट रूट का काम करता था, वो भी पूरी तरह से डिसरप्टेड हो गया। और हुनों के अत्यधिक संख्या में लगातार 100 वर्षों 150 वर्षों तक आक्रमण होने के कारण हिंदुस्तान की जो सत्ता थी वो पूरी तरह से विखंडित हो गई। गुप्ता साम्राज्य का पतन हो गया, छोटे छोटे किंगडम में हिंदुस्तान विभाजित हो गया, और इसका इफेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी पड़ा। उसका इफेक्ट टाउन के विकास पर भी पड़ा। वो धीरे धीरे टाउन शहर के पतन हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट और लैंड या लैंड ग्रांट्स, इसकी महत्ता ज़्यादा हो गई समाज में। शुरुआत हो गई, सामंतवाद की शुरुआत हो गई हिंदुस्तान में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो